साथियों नमस्कार। साहित्यिक संवर्धन मंच नामक यूट्यूब चैनल सभी का स्वागत और अभिनंदन करता है। इस वीडियो में हम हमारे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के पाठ्यक्रम के मुताबिक कक्षा 12वीं के हिंदी साहित्य की पाठ्यपुस्तिका मंदाकिनी का आज अंतिम अध्याय है, जो कि डॉक्टर देव कोठारी का एक यात्रा वृत्तांत है। यात्रा एक पावन तीर्थ की, इसका अध्ययन करेंगे। चैनल पर आपने पहली बार ही जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं, लाइक बटन को दबावें, ताकि न केवल आपकी उपस्थिति हम तक पहुंचे, उसके साथ साथ इस प्रकार के कई सारे वीडियो जो इस चैनल पर अपलोड किए जाएंगे वो भी आप तक पहुंच सकें। चलिए फिर हम शुरू करते हैं। यात्रा एक पावन तीर्थ की पाठ परिचय को देखें और उसके बाद मूल पाठ को पढ़ेंगे। पाठ परिचय में प्रस्तुत यात्राव्रत में लेखक ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उसकी स्वर्णिम स्मृतियों का रेखांकन किया है। देव कोठारी का ये यात्रा वृत्तांत है। उसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वहाँ की जो मेमोरीज, स्मृतियाँ, यादें हैं, उसको यात्रा एक पावन तीर्थ की नामक यात्रा वृत्तांत में रेखांकित किया है। पोर्ट ब्लेयर का प्राकृतिक सौंदर्य, रासद्वीप की ऐतिहासिकता, सेल्यूलर जेल की कहानी में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का चित्रमय वर्णन एवं लेखक की सूक्ष्म दृष्टि का सुंदर वर्णन इस पाठ में हुआ है। हम देखेंगे, चाहे वो रासद्वीप हो, चाहे पोर्ट ब्लेयर का प्राकृतिक सौंदर्य हो, चाहे फिर वो क्यों न सेल्यूलर जेल की कहानी हो, इन सारी चीज़ों का चित्रण इसमें देखने को मिलेगा। ऐतिहासिक तथ्यों के साथ भावपूर्ण चित्रण अनुपम है। ये यात्राव्रत भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दृश्य को प्रस्तुत करता है, जहां मातृभूमि के लिए स्वाधीनता सेनानियों ने देश रक्षार्थ किस प्रकार संघर्ष किया। तो ये पाठ परिचय है देव कोठारी के यात्रा वृत्तांत। यात्रा एक पावन तीर्थ की, जिसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पोर्ट ब्लेयर का प्राकृतिक सौंदर्य, रासद्वीप की ऐतिहासिकता और सेल्यूलर जेल की कहानी, इन तमाम चीज़ों को हमारे इस पाठ में चित्रित किया गया है। असल में पाठ थोड़ा सा बड़ा है, फिर भी जब मुख्य कंटेंट या ख़ास बात होगी हम उस पर चर्चा ज़रूर करेंगे। चलिए फिर पाठ में देखिए। बाल्यकाल में माँ भारती को गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए देखा था। स्वाधीनता संग्राम एवं 15 अगस्त 1947 को उन जंजीरों से मुक्त होते हुए भारत के स्वर्णिम प्रभात के दर्शन भी किए थे। उन्हीं दिनों वीर सावरकर के स्वातंत्र्य संघर्ष के किस्से आए दिन सुनने को मिलते थे। यानी कि भारत की आज़ादी के दौरान या वीर विनायक दामोदर सावरकर का जो राष्ट्र के लिए त्याग या उसका संघर्ष है, उनके किस्से और कहानियाँ बाल्यकाल में देव कोठारी को सुनने में आती है। अंडमान द्वीप में पोर्ट ब्लेयर स्थित सेल्यूलर जेल में सावरकर तथा अन्य स्वाधीनता सेनानियों को दी जाने वाली यातनाओं की लोमहर्षक घटनाएं सुनकर दिल दहल उठता था। किस प्रकार से अंग्रेज हुकूमत ने देश प्रेमियों को सज़ा और तकलीफ़ें दी, देव कोठारी के जहन में चित्र सा बन गया था। मन में तब स्वतः स्फूर्त जिज्ञासा उठती थी कि यदि जीवन में कभी अवसर मिला तो स्वतंत्रता सेनानियों के इस पावन तीर्थ सेल्यूलर जेल की माटी का साक्षात वंदन अवश्य करूँगा तथा यहाँ की माटी से तिलक कर उन स्वाधीनता के पुजारियों के प्रति नमन कर भावभीनी श्रद्धा अवश्य अर्पित करूँगा। इस प्रकार के विचार बाल्यकाल में डॉक्टर देव
कोठारी के जैन में आते हैं। फिर आप देखिए, जीवन के 7 दशक पार करने तक यह पुनीत अवसर नसीब नहीं हो सका, लेकिन 8वें दशक में प्रवेश करते ही महाराणा प्रताप वरिष्ठ नागरिक संस्थान उदयपुर, इनके प्रयासों से, किसके, महाराणा प्रताप वरिष्ठ नागरिक संस्थान उदयपुर के प्रयासों से बचपन में उत्पन्न इच्छा को पूर्ण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ तथा अंडमान निकोबार, केरल व कन्याकुमारी की 11 दिवसीय यात्रा का थॉमस कुक यात्रा कंपनी के माध्यम से कार्यक्रम बनता है और इसके लिए 7 दशक यानी कि करीबन 70-80 बसंत या 70-80 साल तक की आयु को पूर्ण करने के बाद में डॉक्टर देव को ये मौका या अवसर मिलता है और इस यात्रा में कुल 64 सदस्य, जिसमें 25 दंपति में 3 बड़ा होता है हिंदी शुद्ध के लिहाज से, 8 एकाकी पुरुष और 5 एकाकी महिलाएं और 1 बालक शामिल था। इस तरह से कुल 64 जने इस पावन तीर्थ की यात्रा को जाते हैं। फिर आप देखिए, वरिष्ठ नागरिकों का ये दल 1 अप्रैल 2011 साय 9:30 बजे टाउन हॉल उदयपुर से 2 बसों द्वारा अहमदाबाद के लिए रवाना हुआ। बसें 2 अप्रैल को प्रातः 3 बजे अहमदाबाद एयरपोर्ट पर पहुंचती है और प्रातः 5:50 पर किंग फिशर वायुयान चेन्नई के लिए उड़ता है। लगभग 2 घंटे 20 मिनट तक आकाश मार्ग की अनुभूतियों का आनंद लेते हुए प्रातः 8-10 बजे पर चेन्नई एयरपोर्ट पहुंचते हैं और उसके बाद यहाँ एयरपोर्ट के बाहर 2 वातानुकूलित बसें तैयार खड़ी थी। इन बसों से हमें 2 होटलों यथा होटल डीसी इन तथा होटल डीसी मनोर में ठहराया गया, यानी कि ये दोनों होटल जो उनके लिए व्यवस्था की गई थी रहने की। यहाँ से ब्रेकफास्ट करके हम पहले तो चेन्नई के प्रसिद्ध मेरीना बीच जाते हैं, इसको थोड़ा देख लेना। और यहाँ हमने हिंद महासागर की विशालता को देखा, पानी की लहरों का समुद्र के पानी में उतरकर आनंद लिया। तत्पश्चात चेन्नई म्यूजियम के लिए रवाना हुए तथा चेन्नई म्यूजियम की पुरातात्विक, ऐतिहासिक व सांस्कृतिक धरोहर का साक्षात्कार कर दक्षिण भारत की भव्यता के दर्शन किए। दोपहर में पुनः अपने अपने होटल में लौट आए तथा क्रिकेट के वर्ल्ड कप के फाइनल मैच को टीवी पर देखा, जो भारत 2011 में विश्व विजेता रहता है और भारत की जीत का जश्न होटल में बैठकर ही मनाया जाता है। और इस तरह से यात्रा का प्रारंभिक पायदान चलता है। फिर आप आगे देखिए, रात्रि विश्राम कर 3 अप्रैल को प्रातः 7 बजे चेन्नई एयरपोर्ट के लिए बसों से पुनः रवाना हुए तथा प्रातः 9:30 बजे चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर के लिए उड़ी। चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर की दूरी जो है वो 1330 किलोमीटर हवाई दूरी संपन्न कर लगभग 11:30 बजे पोर्ट ब्लेयर स्थित वीर सावरकर एयरपोर्ट पर वायुयान ने दस्तक दी। यहाँ से बसों द्वारा होटल TSG पहुँचते हैं। अपने अपने कमरों में विश्राम के पश्चात दोपहर का भोजन करते हैं और भोजन के बाद मन में क्या होता है, उमंग, उत्साह और जिज्ञासा से सराबोर हो पोर्ट ब्लेयर के भ्रमण के लिए रवाना हो जाते हैं। और मन में ये जानने की प्रबल उत्कंठा थी कि अंडमान निकोबार को जो भारत का काला पानी कहा जाता है, ऐसा क्यों? वीर सावरकर सरीखे देश की कई सारी हुतात्माओं ने अपने लिए सब कुछ गौण मान करके अपने देश की हिफाजत के लिए कुर्बान कर दिया, और उसको काला पानी क्यों माना जाता है? लेखक डॉक्टर देव के मन में ये विचार ज्वलित होता है, चलायमान रहता है। फिर आप आगे देखें, सबसे पहले वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जल क्रीड़ा VR परिसर पहुँचे। जल क्रीड़ा की दृष्टि से ये अपने आप में संपूर्ण भारत में अद्वितीय है। समुद्री जार और भाटे के समय ये परिसर पानी से अपने आप लबालब हो जाता है तथा फिर खाली भी हो जाता है। इस परिसर के अंदर और
खुले समुद्र में जल क्रीड़ा करने की सुंदर व्यवस्था है। स्थानीय पर्यटन विभाग जल क्रीड़ा कम खर्च पर कराता है। इसके समीप ही स्थित 26 दिसंबर 2004 को आई सुनामी की स्मृति में स्मारक भी बना हुआ है। इस स्मारक पर क्षण भर मौन धारण कर उन अनाम लोगों के प्रति श्रद्धांजलि भी अर्पित की जो इस सुनामी की भेंट चढ़ गए थे। यानी कि 2004 की सुनामी के जो भेंट चढ़ गए थे उन सबको श्रद्धांजलि अर्पित 26 दिसंबर 2004 की याद को ताज़ा बनाने के लिए की जाती है। आगे देखिए, इस जल क्रीड़ा परिसर के ठीक सामने रोश द्वीप है। इस रोश द्वीप का क्षेत्रफल महज 0.8 वर्ग किलोमीटर है तथा इसका नामकरण डेनियल रोश जो मरीन इंजीनियर था, ठीक है, इसको भी थोड़ा आप देख लेंगे, के नाम से किया गया है। यहाँ पर पानी के बोट से 10 मिनट में पहुँचा जा सकता है। जब रोश द्वीप पर हम सब पहुँचे तो हमारा परिचय किससे होता है? अनुराधा राव नाम की एक महिला गाइड से कराया गया और वो अधेड़ उम्र, छरहरे बदन और सांवले रंग की महिला, स्वभाव से जोशीली एवं फर्राटेदार हिंदी व अंग्रेजी में बात करने वाली थी। सबसे पहले इस अनुराधा राव ने पोर्ट ब्लेयर द्वीप और रास द्वीप का परिचय डॉक्टर देव और उनकी पूरी 64 सदस्यीय टीम को कराते हैं। अनुराधा राव जो गाइड है उसने बताया, ये पोर्ट ब्लेयर और रोस द्वीप अंडमान द्वीप या अंडमान निकोबार द्वीप के दोनों हिस्से हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो क्षेत्रफल है वो है 8,249 वर्ग किलोमीटर और जिसमें करीबन 572 छोटे बड़े द्वीप हैं। इनमें से केवल 36 द्वीपों में ये आबादी है, शेष निर्जन है, अर्थात कोई निवास नहीं करता है। अंडमान द्वीप की लंबाई 467 किलोमीटर और अधिकतम चौड़ाई 52 किलोमीटर है। इसी तरह निकोबार द्वीप समूह की लंबाई 259 और चौड़ाई 58 किलोमीटर है और अंडमान और निकोबार द्वीपों का सर्वप्रथम सर्वे लेफ्टिनेंट आर्चिबाल्ड ब्लेयर तथा लेफ्टिनेंट कोल ब्रुक ने सन 1778-79 में किया। ये पार्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी है और अंडमान द्वीप के सबसे बड़े द्वीप का नामकरण जो रखा गया वो लेफ्टिनेंट आर्चिबाल्ड ब्लेयर के नाम से किया गया। फिर आप देखिए, यहाँ जाने के लिए पोर्ट ब्लेयर से 12 घंटे लगते हैं तथा स्थानीय प्रशासन से स्वीकृति लेनी पड़ती है। गाइड अनुराधा राव ने बताया कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अब भी जारवा, सेंटिनरीज, सोम्पेन, ओंगी, अंडमानीज, निकोबारी तथा केरन नाम की आदिवासी जातियां रहती है। ध्यान रख लेना, पूछा जा सकता है प्रश्न, क्या ये क्या है? तो ये वहाँ की आदिवासी जातियां हैं और पोर्ट ब्लेयर में हिंदू, ईसाई, मुस्लिम, सिख, बौद्ध, जैन आदि सभी धर्मों के लोग निवास करते हैं, वहाँ पर रहते हैं। रोस द्वीप के बारे में अनुराधा राव ने कहा कि यह द्वीप अंग्रेजी शासन के दौरान अंडमान व निकोबार द्वीप समूह की राजधानी रहा है या राजधानी था। यहीं पर सभी सरकारी कार्यालय थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ये जापानियों के अधीन भी रहा। जब सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट होता है तो ये जापान के अधीन रहता है। कौन सा द्वीप? रोस द्वीप। महान स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस ने इसी द्वीप पर सबसे पहले जापानी जनरल से भेंट की। जापानियों ने जब ये द्वीप छोड़ा तो उन्होंने इसे तहस नहस कर दिया, क्षत विक्षत कर दिया था। अब आप आगे देखिए, अब ये रास द्वीप खंडहरों का द्वीप बनकर रह गया है। इस द्वीप पर अंग्रेजी शासनकाल के सभी भवन, सेना, बैरक्स, मुखियायुक्त का बंगला,
स्विमिंग पूल, बाजार, अंग्रेजी नागरिकों के निवास वाली कई इमारतें जो कभी भव्यता लिए हुए थी अब खंडर के रूप में है। अनुराधा ने एक एक कर उपर्युक्त सभी स्थानों पर ले जाकर हमें उन इमारतों की विशेषताओं का जिक्र किया। जब हम एक के बाद एक इन इमारतों को देख रहे थे तो जगह जगह हिरणों ने हमारा स्वागत किया। कहाँ? रोशद्वीप में जगह जगह पर लेखक की पूरी टीम को हिरणों के द्वारा स्वागत मिलता है और हमारे पास जो कुछ खाने की सामग्री थी इनके सामने डाली, इनके साथ खड़े होकर फ़ोटो खींचे। ये दृश्य हमें आज भी रोमांचित कर देता है। जब इस द्वीप को देखकर वापस बोट में बैठकर रवाना होने लगे तो ताज़े ताज़े तोड़कर लाए नारियल खरीदे, उनका पानी पिया। नारियल की बन रही गिर्री को मक्खन की तरह खाने का भी आनंद रोशद्वीप पर रवाना होते वक्त ये लोग लेते हैं। फिर आप आगे देखिएगा। रोशद्वीप से चले तब तक सायंकाल की 5 बज चुकी थी। सेल्यूलर जेल में 5:30 बजे आयोजित ध्वनि और प्रकाश का कार्यक्रम देखना था। सभी बोट से पोर्ट ब्लेयर पहुँचे। पास की ही पहाड़ी पर सेल्यूलर जेल थी, बसों से वहाँ पहुँचा जाता है और उसके बाद थॉमस कुक के प्रतिनिधि ने टिकट लेकर हमें निश्चित स्थान पर लगी कुर्सियाँ जो है वहाँ पर बिठा दिया और फिर मन में सेल्यूलर जेल की कहानी व स्वाधीनता सेनानियों पर हुए अत्याचारों तथा शहीदों की शहादत आदि के बारे में जानने की तीव्र लालसा थी। समय पर कार्यक्रम शुरू हुआ। इस कार्यक्रम के दौरान जो कुछ सुना और देखा वह रोंगटे खड़े कर देने वाला था। इन स्वाधीनता सेनानियों की दृढ़ता, राष्ट्रभक्ति एवं गुलामी की बेड़ियों को तोड़ फेंकने की जो लगन व निष्ठा उनमें कूट कूट कर भरी थी, उसे सुनकर देख कर गला भर आया। इस जेल की एक एक कोठड़ी तथा अत्याचार स्थलों को आँखों से प्रत्यक्ष देखने की इच्छा और तीव्र हो उठी, लेकिन इस जेल के कपाट बंद होने को थे। कार्यक्रम समाप्त होते ही यहाँ से निकलना पड़ा। यात्रा के दूसरे दिन पोर्ट ब्लेयर शहर के भ्रमण की योजना थी। नेवल मैरन म्यूजियम भी देखना था, किंतु इस कार्यक्रम में कुछ परिवर्तन करना स्थानीय कारणों से आवश्यक हो गया। नाश्ते के बाद फिर से बस यात्रा। होटल से सीधे चाथम सा मिल पहुँचे। ये समुद्री किनारे पर स्थित और जंगल से जुड़ी एशिया की सबसे बड़ी सो मिल है। कौन सी? चाथम सो मिल। इस मिल में मूल्यवान लकड़ी से लगाकर साधारण लकड़ी की कटाई आधुनिक मशीनों से होती है। ये चौथम सा मिल की बात हो रही है। बड़े बड़े लकड़ी के लट्ठों की मशीनों से कटाई देखने लायक है। कटी हुई विभिन्न आकार, प्रकार और लंबाई चौड़ाई की लकड़ी रखने के लिए बड़े बड़े गोदाम बने हुए हैं। यहाँ एक छोटा सा म्यूजियम भी है। इस म्यूजियम में लकड़ी से बने हुए विभिन्न उपकरण, मूर्तियाँ, आभूषण, दैनिक उपयोग में काम आने वाली आकर्षक वस्तुएं देखने लायक थी और चित्रों के माध्यम से भी विभिन्न प्रकार की जंगली लकड़ी और उनके वृक्षों के स्वरूप आदि को बताया गया था। यहाँ से लकड़ी मकान निर्माण हेतु पूरे अंडमान द्वीप और भारत के विभिन्न प्रांतों में जाती है। यानी कि चाथम सो मिल का जो दायरा है बहुत व्यापक था। सुनामी के दौरान इस मिल से लगभग 15 से 20 फीट तक पानी भर गया था। बहुत नुकसान हुआ। चाथम सो मिल को देखने के बाद बोट में बैठकर वाइपर द्वीप के लिए चले। इस द्वीप का नामकरण जो है वो वाइपर सर्वे जहाज के नाम से किया गया था, जो यहाँ पर डूब गया था। और रास्ते में समुद्र से चलते हुए दूर से कोरल द्वीप का मनोरम दृश्य भी देखा। और इस द्वीप का चित्र भारत सरकार के 20 रुपये के नोट पर भी अंकित है। वो कोरल द्वीप की बात है और ये द्वीप रोशद्वीप जाते समय भी देखा जा सकता है। वाइपर द्वीप में सबसे पहले सन 1789 में कैदियों को रखने के लिए
चेनग्यांग नाम की जेल बनी, जो सेल्युलर जेल के बाद हटा दी गई। इस द्वीप पर ऐतिहासिक महत्व का फांसी घर एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। अब यह फांसी घर जीर्ण शीर्ण अवस्था में है तथा इसकी दीवारों पर वृक्ष व घास फूस उगाई है। इस फांसी घर में पठान शेर अली को 30 मार्च 1872 को फांसी पर लटकाया गया, क्योंकि उसने वायसराय लॉर्ड मेयो का चाकू से गोदकर 8 फरवरी 1872 को होप टाउन जेटी पर खून कर दिया था। सबसे बड़ी बात, और हम सभी ने साहसी और क्रांतिकारी शहीद पठान शेर अली को 2 मिनट की श्रद्धांजलि अर्पित कर यहाँ से पोर्ट ब्लेयर के लिए रवाना हो जाते हैं। अब आगे चलिएगा। दोपहर का भोजन पहले ही कर लिया था, अपराह्न का समय होने आ गया था। थॉमस कुक के प्रतिनिधि ने चिड़िया टापू चलने का सुझाया। सबको यह विचार पसंद आया। फिर से बसों में सवार होकर चिड़िया टापू के लिए चले। यह टापू पोर्ट ब्लेयर से कोई 30 किलोमीटर दूर घने जंगल में स्थित है। जहाँ चिड़िया तो देखने को नहीं मिली, लेकिन इस द्वीप का अनूठा नैसर्गिक सौंदर्य देखकर मन प्रसन्न हो गया था। साथ ही सुनामी का भयावह कहर भी यहाँ दिखाई दे रहा था। अधिकांश साथियों ने समुद्र में उतरकर समुद्र की लहरों का आनंद लिया, अटखेलियाँ की, मनोरंजन किया। सूर्यास्त का समय हो गया था। इस टापू पर सूर्यास्त की अलौकिक छटा भी दर्शनीय होती है। इस छटा को बहुतों ने अपने कैमरे में कैद करते हुए पुनः पोर्ट ब्लेयर के लिए रवाना हुए। कुछ समय के लिए रास्ते में चाय पीने के लिए दोनों बसें रुकती है और फिर पोर्ट ब्लेयर पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो गया। बसें सीधी होटल पहुँची। भोजन के बाद सब निंद्रा देवी की गोद में चले गए, अर्थात रात्रि विश्राम को सो जाते हैं। हम आगे देखें। यात्रा का अगला दिन महात्मा गांधी राष्ट्रीय पार्क वंडूर के लिए निर्धारित था। यह एक विशाल समुद्रीकृत पार्क है जो 281.5 वर्ग किलोमीटर और 15 छोटे छोटे द्वीपों में फैला है। प्राकृतिक सुंदरता और जंगली जीव जंतुओं से यह द्वीप भरपूर है। इस द्वीप से जुड़े जोली बॉय द्वीप पर हमें पहुंचना था और पोर्ट ब्लेयर से यह द्वीप 24 किलोमीटर दूर है। बसों द्वारा पोर्ट ब्लेयर से पहले वंडूर द्वीप पहुँचे। यहाँ से बोट में बैठकर जोली बॉय जाना था। रास्ता लंबा और गहरा समुद्र होने से हम सबको बोट में बैठने से पहले सुरक्षा जैकेट पहनाए गए, सेफ्टी वॉल्व के रूप में। बोट रवाना हुए। चारों ओर गहरा समुद्र, कांच के सदृश स्वच्छ और नीलिमाली ये पानी में कहीं भी मछली तक नजर नहीं आती थी। 5-6 किलोमीटर आगे बढ़ने पर समुद्री गलियारा आया। दोनों ओर टापू और दोनों टापुओं के बीच में 200 से 250 फीट की दूरी। दोनों ओर के टापू हरियाली से भी भरपूर और टापुओं का किनारा समुद्री लहरों से कटा हुआ। यह कटी हुई भूमि विभिन्न आकर्षक डिजाइनों से मनमोहक लग रही थी। इन टापुओं के घने जंगल में ऊंचे ऊंचे गगनचुंबी पेड़, लेकिन कहीं पर कोई बंदर या जंगली जानवर दिखाई नहीं दिया। पक्षी भी नहीं दिखे और नए पक्षियों का कलरव सुनाई देता है। तो इस प्रकार से ये जोली बॉय द्वीप का चित्रण या वर्णन किया जा रहा है। चलें फिर थोड़ा आगे। कोई 2 घंटे से जो नाव चली उसके बाद में जोली बॉय टापू पर पहुँचे। सुनसान और हरियाली से भरपूर टापू। कौन सा टापू? ये जोली बॉय टापू जो है उसकी बात चल रही है। सबने यहाँ बैठकर पहले समुद्री लहरों का आनंद लिया। जब रहा नहीं गया तो कुछ साथी और महिलाएं साहस कर समुद्र के पानी में पैदल आगे बढ़े। कुछ साथी समुद्र में तैरने लगे। सुरक्षा जैकेट पहनकर कुछ बहुत दूर भी चले गए। फोटोग्राफी का आनंद भी लिया। इस द्वीप पर एक सुरक्षाकर्मी भी नियत था। ये हमें समय समय पर सतर्क रहने के लिए कहता रहता। यहाँ गंदगी नहीं फैलाने और नाश्ता करने के बाद
प्लास्टिक की थैलियाँ, डिब्बे आदि नहीं छोड़कर जाने की चेतावनी जो सुरक्षाकर्मी था वो लगातार देता रहता था। यहाँ से समुद्री जीव जंतुओं के जो अवशेष सीपी पाषाण के आकर्षक नमूने बिखरे पड़े हुए हैं, उन्हें यहाँ से एकत्रित कर नहीं ले जाने के लिए भी सुरक्षाकर्मी सतर्क कर रहा था। पूरी तरह से सुरक्षाकर्मी सलाह दे रहा था और कानूनी पाबंदी की भी बात बता रहा था। दोपहर में उमड़ दुमड़ कर बादलों ने द्वीप पर डेरा डाला। वर्षा भी आई, झाड़ियों में छिपकर वर्षा का यह लुत्फ भी उठाया, आनंद भी उठाया और दोपहर बाद वापस रवाना हुए। बोट में लगे विशेष कांच के माध्यम से समुद्र के अंदर के जीवों की चहलकदमी का भी अवलोकन करते हैं। अब विशेष कांच हो, दूरबीन हो या बाइनोक्यूलर हो, उसके माध्यम से वहाँ पर समुद्र के जीवों को भी बड़े इत्मीनान के साथ देखा जाता है। फिर आप आगे देखिए। बोट से पुनः मंडूर द्वीप पर पहुँचे। उतरकर मंडूर द्वीप के दूसरे छोर के समुद्री किनारे पर बैठकर साथ में लाए डिब्बा बंद भोजन सबने मिलकर खाया और यहाँ पर स्थानीय निवासियों ने नारियल की दुकानें लगा रखी थी। पीले और हरे रंग के नारियल पसंद के अनुसार खरीदकर नारियल से तृप्त होने का प्रयास भी किया। वर्षा ने यहाँ भी दस्तक दी, भीगने का आनंद भी लिया। अंत में भोजन के पश्चात पुनः पोर्ट ब्लेयर के लिए बसों से रवाना हुए। बसें सीधी पोर्ट ब्लेयर के मुख्य बाजार में स्थित सागरिका के पास रुकी। यहाँ पर प्राय सभी ने कुछ न कुछ खरीदारी अवश्य की। किसी ने समुद्री मोती खरीदे तो किसी ने मोती व मूंगा जड़ित आभूषण खरीदे। मंडूर द्वीप की बात चल रही है। और कुछ ने समुद्री जंतुओं के आकर्षक व अवशेष लिए तो कुछ ने यहाँ की लकड़ी से बने सजावट व रसोई में काम आने वाले भी उपकरण खरीदे जाते हैं। और यात्रा के अंतिम दिवस प्रातः हमेशा से जल्दी उठना पड़ा। नित्यक्रम से निवृत्त होकर होटल TSG से चेकआउट करने के लिए सामान को पैक किया। मन में नैसर्गिक सौंदर्य से परिपूर्ण ऐतिहासिक किंतु काला पानी के नाम से ख्यात इस अंडमान द्वीप से विदाई लेने की उदासी व्याप्त थी, तो दूसरी ओर एयरपोर्ट पर पहुंचने से पहले शहीदों के राष्ट्रीय स्मारक सेल्यूलर जेल पहुंचकर उसे निहारने की उत्सुकता और उमंग में मन सराबोर था। दोनों चीज़ें महत्वपूर्ण थी। और अभी प्रातः 7:30 बजे थे, पहुंचना 9 बजे था। इस बीच ब्रेकफास्ट भी लेना था, लेकिन एक एक पल एक एक घंटे जैसा प्रतीत हो रहा था, क्योंकि बेसब्री से जिनका इंतज़ार था। नाश्ता तो करना ही था, क्योंकि पता नहीं दिन में भोजन कब नसीब हो। लेकिन आज इस नाश्ते में हमेशा की तरह स्वाद नहीं था। मन में सेल्यूलर जेल देखने के जो सपने संजो रखे थे वे अभी कुछ क्षणों बाद पूरे होने वाले थे, इसलिए ब्रेकफास्ट गौण हो गया था। जैसे तैसे नाश्ता कर बसों में सामान साथ में लेकर सेल्यूलर जेल ठीक 9 बजे पहुँचे। थॉमस कुक के प्रतिनिधि ने हमारे लिए टिकट खरीदे, गाइड किया और हमारे दल ने सेल्यूलर जेल में प्रवेश किया, जिनका काफ़ी लंबे समय से लेखक और उनके साथियों को इंतज़ार रहा। हमें जेल होकर भी जेल नहीं लग रही थी। हमारे लिए यह स्वतंत्रता सेनानियों का परम पावन मंदिर था। इस मंदिर में घुसते ही यहाँ की चंदन सी माटी का वंदन कर उस माथे पर लगाया। गाइड ने हमें बताना शुरू किया, यह सेल्यूलर जेल इंडियन बेस्टिल के नाम से दुनिया भर में ख्याति प्राप्त है। कौन सी जेल? सेल्यूलर जेल, जिनको इंडियन बेस्टिल भी कहा जाता है। यह जेल पोर्ट ब्लेयर नगर के अटलाटा पॉइंट की ऊंचाई पर स्थित है, जो इस नगर के उत्तर पूर्व दिशा में है। इस जेल के निर्माण की सिफारिश जेल निर्माण कमेटी के सदस्य सर CJ लायल और सर AS लेथब्रिज ने सन 1890 में की, और इसके निर्माण का आदेश पोर्ट ब्लेयर के तत्कालीन सुप्रिटेंडेंट कर्नल
NMT हास्फोर्ड ने प्रस्तावित किया और निर्माण इनका 1896 से लेकर के 1906 तक होता है और 5,17,352 रुपये व्यय होते हैं। इस जेल की 7 भुजाएं हैं और 7वीं कतारें मध्य भाग में एक टावर से जुड़ी है। इस मध्य भाग के टावर से जेल की इन 7 भुजाओं पर एक एक साथ नज़र रखी जा सकती है। प्रत्येक भुजा 3 मंजिला है और उसमें 696 कोठड़ियाँ और वर्तमान में इस जेल में 3 भुजाएं और 291 कोठड़ियाँ ही विद्यमान है, जबकि है 7 कुल भुजाएं। शेष 4 भुजाएं 405 कोठड़ियाँ भूकंप तथा सेकंड वर्ल्ड वॉर द्वारा जापानी बम के कारण नष्ट हुई और इस स्थान पर अब सरकारी अस्पताल है। क्या ये महत्वपूर्ण है। इन कोठड़ियों की बनावट अपने आप में एकांत जेल सदृश है। एकांत जेल सदृश होने के कारण इस संपूर्ण जेल का नामकरण सेलुलर जेल किया गया है। प्रत्येक कोठरी 13.5 फीट लंबी और 7 फीट चौड़ी है। कोठरी में काफ़ी ऊंचाई पर 3x1 का केवल एक रोशनदान दिया गया है, जहां से हम देख सकते हैं, और हवा और रोशनी के लिए एकमात्र यही रोशनदान है। फिर कोठरी के बाहर क्या हो रहा है कुछ भी पता नहीं चलता है, क्योंकि रोशनदान काफ़ी ऊपर है। कोठरी का दरवाज़ा लोहे का है जो 3 फीट की राड के साथ बाहर से बंद होता है और ताला भी बाहर ही लगता है। सभी कोठड़ियाँ लंबी कतार में है और कोठड़ियों के बाहर 4 फीट चौड़ा दालान है। दालान में रात की रोशनी हेतु लालटेन टंगे हुए हैं। जेल की एक कतार 3 मंजिला होने से हर मंजिल में उस समय एक वार्डन रहता था। इस प्रकार 7 भुजाओं में 21 वार्डन गश्त लगाते रहते थे कि किसी भी प्रकार की हलचल कोई देशभक्त जो उनकी नज़रों में देशद्रोही था न करे। इन कोठड़ियों में लघु या दीर्घ शंका के निवारण के लिए कोई स्थान नहीं था। रात्रि में लघु शंका के लिए मिट्टी का एक बर्तन दिया जाता था। उसमें एक बार का मूत्र समा सके यह उतना ही बड़ा होता था और 2-3 बार करना पड़े तो वही कोठड़ी में करना पड़ता था। और रात को पेट गड़बड़ हो जावे तो फ्रेश होने की इच्छा हो या दस्त न लग रही हो तो रात को इसके लिए कोठड़ी से बाहर आने की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं होती। यानी कि इस प्रकार की बड़ी मुश्किलें थी। ये कोठड़ी ही इन स्वतंत्रता सेनानियों का शयन कक्ष, ड्राइंग रूम और शौचालय था। रात को लघु शंका या शौच हो जाने पर कोठड़ी दुर्गंध से भर उठती थी। शौच आने की स्थिति में वार्डन भी बहुत सख्ती से पेश आते थे। बिना उसकी स्वीकृति से कोई कोठड़ी से बाहर नहीं आ सकता था और बीमार होने पर सख्ती से जांच होती थी और खूंखार जेलर जो है मिस्टर बेरी के पास उपस्थित होना पड़ता था। और जो फिर आगे देखिए, और स्वीकृति के बाद ही डॉक्टरी जांच हो सकती थी। स्वतंत्रता सेनानियों को प्रतिदिन नारियल या सरसों का तेल निकालने का कोटा अनिवार्य रूप से पूरा करना होता था। जो स्वाधीनता सेनानी ऐसा नहीं कर पाते थे उन्हें एक स्टैंड से बांधकर बेरहमी के साथ पीटा जाता था। तेल निकालने की घानी में बेल की तरह जुतना होता था और कोलू को खींचना होता था। बीमार क्रांतिकारी भी इसमें छूट नहीं पाते थे और तेल निकालने के अलावा इन क्रांतिकारियों को नारियल के छिलके को कूट कूट कर साफ भी करना होता था। गाइड ने बताया कि इन क्रांतिकारियों को जो भोजन दिया जाता था वह स्वादहीन होता था। रोटियां कच्ची अथवा जली हुई होती थी। दाल या सब्जी नीरस घास के तिनकों कीड़ों से युक्त और कम नमक वाली होती थी। लेकिन भूख मिटाने के लिए इसे खाना होता था। इस भोजन से क्रांतिकारी अक्सर बीमार हो जाते थे। तो इस प्रकार से जो भोजन था वो भी स्वादहीन ही था। इन क्रांतिकारियों को सायंकाल 5 बजे से ही कोठड़ियों में बंद कर दिया जाता था और प्रातः 6 बजे तक बंद रहना पड़ता था। और इन क्रांतिकारियों को समाचार पत्र पढ़ने की सख्त मनाही थी। अपने घर पर वर्ष में 1 बार ही पत्र लिख सकते थे। जो पत्र आते उनकी भी कड़ाई से जांच के बाद ही दिया जाता था। यानी कि वहाँ की स्थिति पूरी तरह से विपरीत और स्वतंत्रता सेनानियों के लिए बड़ी मुश्किल भरी थी।
कभी कभी रोक भी दिया जाता था। कभी कभी क्रांतिकारी भूख हड़ताल कर देते थे और जिन क्रांतिकारियों ने जेल के जुल्म का मुकाबला करने की कोशिश की तो उन्हें जान भी गंवानी पड़ी। और प्रश्न महत्वपूर्ण है, इंद्रभूषण राय का आत्म बलिदान इसका उदाहरण है। जेल का अनुशासन बहुत कड़ा था। आगे देखिए, जेल के गाइड ने इस प्रकार की कई जानकारियां दी जो महत्वपूर्ण थी। उसने सेल्यूलर जेल के चप्पे चप्पे का अवलोकन कराने से पूर्व इस जेल के मध्य में स्थित बलिदान वेदी स्तंभ तथा 9 अगस्त 2004 से स्थापित स्वातंत्र्य ज्योति के दर्शन कराए। तत्पश्चात उसने इस जेल परिसर में स्थित विशिष्ट स्थान, विशेषकर फांसी घर, तेल कारखाना, तेल कारखाना और सजा देने का स्टैंड और सजा देने के प्रकार, स्वतंत्रता सेनानियों की चित्र दीर्घा, नेताजी दीर्घा, आर्टिफैक्ट दीर्घा, अंडमान चित्र दीर्घा, मध्य का टावर, वीर सावरकर की कोठरी आदि को एक एक करके देखा। फिर आगे चलें। फांसी घर सेल्यूलर जेल के ग्राउंड फ्लोर पर बना हुआ था। यह फांसी घर अंग्रेजों की क्रूरता का आज भी साक्षी है। इसके अंदर जाकर देखा तो रोंगटे खड़े हो गए। किस प्रकार क्रांतिकारी को ऊपर खड़ा कर नीचे से पाटिया खिसका दिया जाता है और सब घड़ाम से अंडरग्राउंड में जाकर गिर जाता। इस दृश्य को देखकर ऐसे क्रांतिकारियों के प्रति हमारे सिर श्रद्धा से स्वतः ही झुक जाते थे। फिर आप आगे देखिए, ग्राउंड फ्लोर पर ही बना तेल निकालने का कारखाना, तेल की घानी भी स्थित है। क्रांतिकारियों को इस घानी के कोलू से जोड़कर उनसे कोलू चलवाया जाता और पास की कुर्सी पर बैठा व्यक्ति थोड़ी सी भी गति धीमी करने पर किस प्रकार से कोड़े मारता, यह देखकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए। इसी प्रकार सजा देने के स्टैंड व सजा देने के प्रकारों को भी देखा। जिस क्रांतिकारी को सजा देनी होती उसे इस स्टैंड पर उल्टा बांध दिया जाता और एक तगड़ा व्यक्ति लगातार उसकी पीठ व पैरों पर कोड़े से वार करता है और हर कोड़े पर क्रांतिकारी जोर जोर से वंदे मातरम का उद्घोष तब तक करता रहता जब तक वह बेहोश नहीं हो पाता। और सजा देने के ऐसे और भी कई तरीके चित्र बना करके यहाँ बताए गए हैं। तो कहने का आशय ये है कि सेल्यूलर जेल में क्रांतिकारियों को बहुत अमानवीय सजाएं दी जाती थी। उनके पीछे मकसद भी यही रहता था अंग्रेज सरकार का कि इस प्रकार के कामों को करने वालों की संख्या नहीं बढ़े और ब्रिटिश हुकूमत लंबे समय तक इस भारत पर चलती रहे। लेकिन स्वतंत्रता सेनानियों की चित्र दीर्घा में उन अधिकांश क्रांतिकारियों के चित्र जो उपलब्ध हो सके उनके चित्र नाम और परिचय के साथ लगाए गए हैं। कई ऐसे क्रांतिकारी भी हैं जो इस जेल में अपना जीवन बलिदान कर चुके हैं, जिनके नाम, पता और फोटो तक इस चित्र दीर्घा में उपलब्ध नहीं हो सके हैं क्योंकि रिकॉर्ड में उनका नाम तक दर्ज नहीं है। अर्थात अनाम उत्सर्ग करने वालों की संख्या भी बहुत ज़्यादा रही है। इस चित्र दीर्घा में इन क्रांतिकारियों को उस समय तक पहुंचाई जाने वाली ड्रेस, उनको लगाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की बेड़ियाँ, उनके खाने के बर्तन आदि को भी प्रस्तुत किया गया है। आगे देखिए, सेल्यूलर जेल के क्रूर, खूंखार और अत्याचारी जेलर डेविड बेरी के कार्यालय में नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित चित्र दीर्घा को रूपांतरित किया गया है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान और अंडमान निकोबार द्वीप पर जापानी सेना के अधिकार के समय 29, 30 और 31 दिसंबर 1943 को 3 दिवसीय दौरे पर नेताजी अंडमान निकोबार द्वीप पर आए थे। इस समय उन्होंने सेल्यूलर जेल, राजद्वीप, पोर्ट ब्लेयर आदि द्वीपों का दौरा भी किया था। 30 दिसंबर 1943 ईस्वी को पोर्ट ब्लेयर के जिम खाना मैदान में आज़ाद हिंद सरकार का झंडा फहराते हुए अपने भाषण में अंडमान को शहीद द्वीप और निकोबार को स्वराज द्वीप का नाम
किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। नेताजी के इस स्वर्णिम प्रवास तथा उनके संपूर्ण जीवन की चित्र विधि का पूर्ण विवरण ही इस दीर्घा में प्रभावी तरीके से सजाया गया है। फिर हम आगे देखें। सेल्यूलर जेल के ग्राउंड फ्लोर के कुछ अन्य सामान्य स्थानों का परिचय कराते हुए गाइड महोदय हमारे दल को सेल्यूलर जेल को उस कोठरी में ले गए जहाँ पर विनायक दामोदर सावरकर को बंदी बनाकर रखा गया था। इस कोठरी में रहते हुए विनायक दामोदर सावरकर को 1 वर्ष तक ये पता नहीं चला कि उनका बड़ा भाई गणेश दामोदर सावरकर भी इस जेल में है। ये पता तक नहीं पड़ता था सैनिकों को या देशभक्तों को या क्रांतिकारियों को। इस कोठरी में वीर सावरकर 4 जुलाई 1911 से 22 जनवरी 1921 यानी कि 10 सालों तक ये कोठरी सेल्यूलर जेल की 3री मंजिल के अंत में वाटर स्पोर्ट्स परिसर की ओर स्थित भुजा पर स्थित है। वीर सावरकर से ब्रिटिश सरकार बहुत भयभीत थी और डर था कि कहीं इस कोठरी से सावरकर बाहर निकल नहीं जाए। इस कारण इस कोठरी के बाहर एक और कोठरी बनाकर डबल लॉक में उन्हें रखा गया था और मूल कोठरी में दरवाजे के ठीक सामने वीर सावरकर का चित्र टंगा हुआ था। इस कोठरी को देखने की बचपन से लालसा थी, वह आज पूरी हुई। बहुत देर तक इस कोठरी को निहारता रहा और सोचता रहा कि जिस कोठरी में वीर सावरकर बंदी रहे उस कोठरी में आज मैं भी हूँ। यह सोचते हुए इस कोठरी की दीवारों को चूमता रहा तथा सावरकर जी के चित्र के नीचे खड़े होकर फ़ोटो खिंचवाया ताकि इस फ़ोटो के साथ इस कोठरी को भविष्य में भी निहारता कर सकूं या रह सकूं। इच्छा थी इस कोठरी में घंटों बैठा रहूं, किंतु समय की सीमा थी। एयरपोर्ट पहुंचना था, अन्य साथी आगे चले गए थे। मुझे भी विवश हो उनके पीछे होना पड़ा। यहाँ से जेल के मध्य स्थित टावर में ले जाया गया। यहाँ से संपूर्ण जेल पर कैसे नियंत्रण रखा जा सकता था वह दृश्य बताया। इस टावर से राष्ट्रदीप स्पष्ट दिखाई देता था। यहाँ लगे शिलापट पर उन क्रांतिकारियों के नाम भी उत्कीर्ण थे जिन्होंने यहाँ रहकर यातनाएं पाई थी, तकलीफ़ें पाई थी, मुश्किलें और मजबूरियाँ पाई थी। ऐसी सेल्यूलर जेल को 11 फरवरी 1979 को तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर भारत भू को समर्पित कर दिया ताकि इस प्रेरणा स्थल और शहीदों के मंदिर की चिर स्मृतियों को सजोकर रख सकें। समय जवाब दे रहा था। जल्दी जल्दी नीचे उतरे, जेल परिसर से बाहर आए। सावरकर पार्क में सावरकर जी के साथ उन 6 क्रांतिकारियों की आदमकद मूर्तियां स्थापित की गई थी जिन्होंने इस जेल में ही अपनी अंतिम सांसें ली थी। और ये क्रांतिकारी कौन कौन से थे? नामोल्लेख है। इंद्रभूषण रे, बाबा भान सिंह, मोहित मोहित्रा, रामरक्ष, महावीर सिंह और मोहन किशोर नामादास। इन शहीदों को नमन कर पुनः बस में सवार होकर वीर सावरकर एयरपोर्ट पहुँचे। लगभग 11:55 पर वायुयान चेन्नई के लिए उड़ा और ठीक 2 बजे चेन्नई एयरपोर्ट पर पहुँचे। इस तरह अंडमान द्वीप की यह चिर स्मरणीय और अद्वितीय यात्रा कई संस्मरणों को मन में संजोए हुए संपन्न होती है। और इस अद्वितीय यात्रा में यह अनुमान हुआ कि पोर्ट ब्लेयर में क्या होता है? लघु भारत के दर्शन होते हैं। हिंदी यहाँ पर घड़ले से बोली जाती है तथा यहाँ के निवासियों में आज भी वीर सावरकर तथा नेताजी बोस के प्रति पर्याप्त आदर भाव है। सेल्यूलर जेल, रोज द्वीप, वाइपर द्वीप आदि को स्वाधीनता मंदिर के रूप में श्रद्धा के साथ स्मरण करते हैं। ऐसा आत्मीय मंदिर काला पानी कैसे हो सकता है? मैंने सोचा कि इसे काला पानी कहें तो क्यों? जिस धरती पर हमारे स्वाधीनता सेनानियों ने माँ भारती को दास्ता से मुक्त कराने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, वह भूमि तो पावन पुष्प चढ़ाने के लिए है। इस धरती की वंदना करने की बार बार इच्छा रखते हुए पुनः नमन किया। और बहुत बड़ा पाठ यात्रा एक पावन तीर्थ की डॉक्टर देव कोठारी का यात्रा व्रत
पूरा होता है। इसमें हमने सेलुलर जेल, वाइपर द्वीप, कोरल द्वीप, रास द्वीप, अंडमान निकोबार, पोर्ट ब्लेयर, वीर सावरकर, सुभाष चंद्र बोस, क्रांतिकारियों की सारी गतिविधियों के बारे में पढ़ा। बहुत बड़ा पाठ, लेकिन कई सारे इसमें प्रश्न और एक राष्ट्र के उन्नायक वीर सावरकर का जिक्र और अंडमान के या पोर्ट ब्लेयर के या रोस द्वीप के तमाम तरह के द्वीपों का, वहाँ की भौगोलिक स्थिति का, वहाँ के वातावरण का, तत्कालीन ब्रिटिश शासन व्यवस्था का हमने अध्ययन किया और बहुत अच्छा पाठ पूरा होता है। और इसी के साथ ही हमारी हिंदी साहित्य द्वितीय मंदाकिनी नामक पाठ्य पुस्तिका है, उनके संपूर्ण पाठों का हमने अध्ययन कर लिया है और ये प्लेलिस्ट आपके अलग से दी गई है, तो आप सारे वीडियो भी देख सकते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो हम पहले भी आगाह कर चुके हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तो लेते हैं आपसे इजाज़त, चलो फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।